Hello everyone. Today we are going to discuss our first lecture of 11th फिजिक्स +1 क्लास की जो फिज़िक्स है उसमें हमारा पहला लेक्चर जो कि मैथमेटिकल टूल्स जिसको बोलते हैं या बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लॉगरिथम से। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की वैल्यू होती है 2.7183। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, हमें इसको याद करना है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई वैल्यू दे दी एक्सपोनेंशियल ऑफ x इक्वल टू वाई। ई कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e की पावर x इक्वल टू वाई दे दिया, तो जब मैं इसके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करूँगा, एक्सपोनेंशियल इज बेसिकली एंटी लॉगरिथम। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसमें लॉगरिथम अप्लाई करता हूँ तो ये e है ये कट जाएगा। तो लॉगरिथम आने से यहाँ पे ये लॉगरिथम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कट कर देगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ y बच जाएगा। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, जिसका बेस होता है e। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपली लॉगरिथम अप्लाई कर दिया। लॉगरिथम अप्लाई किया तो ये e कट जाएगा तो x बच जाएगा और यहाँ पे लॉगरिथम अप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि x इक्वल टू बच जाएगा लॉगरिथम ऑफ ई वाई, और इसको ऐसे लिखते हैं ln y। अगर प्यारे बच्चों मेरे पास 10 पावर x है इक्वल टू y दे दिया, ये कोई फंक्शन है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे अगर लॉगरिथम अप्लाई करता हूँ बेस 10 वाला, तो ये 10 कट जाएगा। यानी कि लॉगरिथम ऑफ बेस 10 इक्वल टू 1 होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, लॉगरिथम ऑफ बेस 10 और ये 10 ये इक्वल टू 1 होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 10 पावर x इक्वल टू वाई, यहाँ पे अगर मैं लॉगरिथम अप्लाई करता हूँ बेस 10 वाला, तो ये यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ बेस 10 y हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लॉगरिथम ऑफ बेस 10 की वैल्यू होती है ये। ठीक है, y अगर कोई भी जनरल फंक्शन है बेस 10 होना जरूरी है, और लॉगरिथम ऑफ बेस e का और लॉगरिथम ऑफ बेस 10 का ये रिलेशन होता है। वी कैन से लॉगरिथम ऑफ बेस e y इक्वल टू 2.303 ऑफ लॉगरिथम ऑफ बेस 10। हम यहाँ पे बेस e वाले को बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ कॉमन फॉर्मूले होते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लो लॉगरिथम ऑफ, ये सब प्यारे बच्चों ई बेस के लिए हैं, ये सारे के सारे ई बेस के लिए रहेंगे, और ई बेस से 10 बेस में कैसे जाना है मुझे इस रिलेशन का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, ए बी। अब दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो जैसे ही मैं इनके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करूँगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। अगर ये डिवीज़न में है तो यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर पावर में है तो पावर आगे आ जाएगी और ये सिंपल आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों ये कुछ बेसिक हैं जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। ये बुक में भी आपको मिलेंगे, आप इनको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को कैसे मेजर करोगे आप, ये मुझे आपको बताना है, एंड रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। क्योंकि एंगल को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं। सर डिग्री में कहाँ यूज़ करते हैं? डिग्री में हम यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि नेविगेशन हो गया, और जो भी हमारा एस्ट्रोनॉमी होता है उसमें हमारा एंगल है वो किस में आएगा, वो डिग्री में आएगा। अगर मैं नेविगेशन की बात करता हूँ और एस्ट्रोनॉमी के लिए, इनमें एंगल मेरा किस में आएगा, डिग्री में आएगा। बाकी जितना भी हमारा कैलकुलस का पार्ट रहेगा उसमें हम एंगल को मापेंगे रेडियन में। और बेसिकली एंगल की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई सिस्टम में एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। बेसिकली एंगल दो तरह का होता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को बोलते हैं रेडियन में, एंड सॉलिड एंगल को बोलते हैं स्टेरेडियन में। अभी आगे पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब एंगल को बताने के लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं आर्क रूल। आर्क रूल, आर्क रूल। ये 2D की बात करेंगे प्यारे बच्चों, प्लेन एंगल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। प्लेन एंगल की मैं बात करूँगा तो प्लेन एंगल जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बताया जाता है आर्क रूल से। सर ये क्या होता है आर्क रूल? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो ये मेरे पास कोई सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, तो मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक आर्क कट कर लिया। ऐसे मैंने आर्क कट कर लिया, ये मान लो मेरी कोई रेफरेंस एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो मैंने कोई थीटा एंगल ऐसे कट कर लिया सेंटर ऑफ सर्कल पे। तो मैंने ये ए से बी, ये मैंने कोई आर्क कट कर दी जिसकी लेंथ कितनी मान लूँ मैं, एल मान लेता हूँ।
तो मेरा एंगल जो होगा, और ये क्या होती है, ये प्यारे बच्चों ये रेडियस होती है आर। तो जो प्लेन एंगल होगा ना मेरा इस आर्क रूल से, तो उसको मैं लिखूंगा एंगल इक्वल टू एंगल थीटा, जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बाई रेडियस। ये रेशियो होता है प्यारे बच्चों। एंगल इज सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ पर रेडियस। अब आर्क एंगल तो थीटा है, आर्क लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों मेरे पास एल, और रेडियस कितनी है आर, यह आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वैसे यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बिकॉज द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड द डायमेंशन ऑफ रेडियस, क्योंकि दोनों तो मीटर में है ना प्यारे बच्चों, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती प्यारे बच्चों। एम भी 0 होता है इसका, एल भी 0 होता है इसका, टी भी 0 होता है। सर ये कहाँ से आया, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जब हम यूनिट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ये डायमेंशन लेस तो है, बट ये यूनिट लेस नहीं है। क्यों? क्योंकि एसआई ने एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन बता रखी है। एसआई सिस्टम में द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, तो ये आ जाएगा। अब मैं अगर पूरे चक्कर की बात करता हूँ, अगर मैं कंप्लीट एक रोटेशन की बात करता हूँ, अगर मैं कंप्लीट रोटेशन की बात करूँ, तो बताओ सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल हो जाएगा? सर तो 2 पाई का हो जाएगा। सो अभी निकालते हैं इसको, देखो कैसे आएगा। थीटा इक्वल टू, बताओ कंप्लीट रोटेशन के लिए कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी मुझे सरकमफेरेंस के इक्वल, यानी कि कितनी होती है सरकमफेरेंस 2 पाई आर। डिवाइड में कौन है प्यारे बच्चों? रेडियस। आर से आर कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 पाई इंटू में क्या आ जाएगी? ये रेडियन आ जाएगी। ये 2 पाई रेडियन के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल किस में है? ये यहाँ पे मैं डिग्री में लेके चला हुआ हूँ, तो ये रिलेशन आ गया प्यारे बच्चों। 1 बोलना किसके इक्वल आ गया? यहाँ पे ये डिग्री में है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा? अगर मैं इस रिलेशन को आपको लिख के बताऊँ तो मैं लिखने वाला हूँ 360 डिग्री। मैं 1 कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। 360 डिग्री इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 2 पाई रेडियन के इक्वल आ गया। तो यहाँ से पाई रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा? पाई रेडियन आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिलेशन, डिग्री एंड रेडियन, यह आ जाएगा। अगर मुझे 1 रेडियन को डिग्री में बदलना पड़ जाए तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा 180 बाई पाई, यह आ जाएगा। और अगर मुझे 1 डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ जाए तो पाई बाई 180 लिख दूँगा। ये आपको पता होना जरूरी है प्यारे बच्चों, रेडियन का डिग्री में और डिग्री को रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा 1 रेडियन बेसिकली किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन नियरली इक्वल टू 57 डिग्री के आसपास होता है। जब इसको सोल्व करोगे ना आप पाई की वैल्यू पुट करके, तो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री के आसपास आएगा प्यारे बच्चों। और 1 डिग्री लगभग 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0.02 ऑफ रेडियन के बराबर होता है। ये वैसे ही जनरल वैल्यू है, वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको ये कॉमन रिलेशन याद रहेगा तो आप आराम से बता सकते हो इसको। क्या मेरी बात क्लियर है? ये आ जाएगा। तो अगर मुझे डिग्री, सिंपल बात क्या है, अगर मुझे रेडियन को डिग्री में बदलना है तो मैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मुझे डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये था। अब ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट के। जैसे मान लो मेरे पास थीटा इक्वल टू दे दिया 45 डिग्री, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, कन्वर्ट इनटू रेडियन। बोलना क्या होने वाला है? तो थीटा अगर 45 डिग्री है, 45 इंटू 1 डिग्री ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो 1 डिग्री को बदल लो, 1 डिग्री इक्वल टू रेडियन में बदलने के लिए क्या कर दूंगा मैं? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 45 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। क्लास चल रही मेरी? बाद में, अभी नहीं दे रहा मैं। तो यहाँ पे मैं इसको जब सोल्व करूँगा तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों, पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पाई बाई 4 रेडियन आ गया। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 क्या आ गया प्यारे बच्चों? रेडियन। ये है। तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने तरीका आपको बता दिया है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अगर थीटा दे दिया मेरे को पाई बाई 4 में, या पाई बाई 6 दे दिया,
इसको बदलो डिग्री में। तो डिग्री, अब देखो ये किस में दे दिया, ये तो रेडियन में दे दिया प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको डिग्री में बदलूंगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को बताओ। तो थीटा इक्वल टू π/6 इंटू क्या कर दूंगा मैं 180/π से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई से पाई कट गया और ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये मोस्ट कॉमन रिलेशन है, मुझे पता होना ज़रूरी है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक है ना। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको और कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे और आप इसको सोल्व भी कर सकते हो अपने लेवल पे। ये होता है प्यारे बच्चों प्लेन एंगल, इसको 2D में बताया जाता है प्लेन एंगल, ठीक है। एक होता है स्टेरेडियन, वो बताया जाएगा 3D में, वो आगे जब हम पढ़ेंगे ना यूनिट डायमेंशन, जब हम यूनिट डायमेंशन स्टडी करेंगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे मान लो अभी मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप इनको बदलना चाहो तो बदल सकते हो। जैसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, बताओ अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। π/3 को आप बदलो, π/3 को इसमें, इसको बदलो रेडियन में, इसको बदलो डिग्री में। क्या बदल सकते हो ना प्यारे बच्चों आप? बहुत अच्छी बात है। तो जैसे भी इसको बदलोगे आप, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कन्वर्ट करने के बाद 30 डिग्री इक्वल टू होता है π/6 रेडियन के, आप बदल सकते हो। और 45 डिग्री होता है प्यारे बच्चों π/4 रेडियन के, ठीक है। C 60 डिग्री होता है प्यारे बच्चों π/3 रेडियन के, ठीक है। और D 90 डिग्री होता है प्यारे बच्चों π/2 रेडियन के। 120 डिग्री होता है 2π/3 रेडियन के, ठीक है। F 135 डिग्री होता है 3π/4 रेडियन के। 150 डिग्री होता है 5π/6 रेडियन के। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के। और 360 डिग्री होता है 2π रेडियन के। देखो मैंने आपको ये लिख के ही बता दिया है, अगर आप चाहो तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। डिग्री में पता हो तो रेडियन में निकाल सकते हो, रेडियन में पता हो तो डिग्री में निकाल सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। हेलो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। एंगल को मेजर कैसे करते हैं। सबसे मेन बात सुनना आप ध्यान से, ये जो नोट लिखा हुआ ध्यान से पढ़ना इसको आप। थीटा इज द एंगल, थीटा वो एंगल होता है दैट द लाइन मेक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सपोज एक्स एक्सिस इज द रेफरेंस एक्सिस, और कोई भी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, कब? व्हेन ड्रॉ ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये जो मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से एक लाइन ने जो एंगल बनाया किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव मेजर और पॉजिटिव एंगल। और अगर मेरा सेंस ऑफ रोटेशन कैसा हो गया? क्लॉकवाइज हो गया, तो उस केस में क्या रहेगा? अब देखो ये कौन है? ये वही एक्स एक्सिस है। सिंपली वी कैन से एक्स एक्सिस इज आवर रेफरेंस एक्सिस। अब उस एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाएगी, अब उसका हमें सेंस ऑफ रोटेशन देखना है प्यारे बच्चों। अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तब तो आएगा पॉजिटिव, और अगर वो क्लॉकवाइज है तब आएगा वो नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो थीटा वो एंगल है जो कोई लाइन बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कब? जब हम लेके चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे इसमें देखो अभी आप, ये कोई लाइन है, इस लाइन का मुझे एंगल बताना है। अगर ये एंगल मेरा π/4 है तो एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। देखो अब बताओ मेरा जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो कैसे है? क्लॉक एंटी क्लॉक?
एंटी क्लॉक, तो एंगल पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव आएगा। कितना आया? देखो यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा दिया मैंने, यहाँ तक बन गया 2 पाई का, पूरे का एक 2 पाई, और आगे कितना चलना पड़ा है मेरे को? पाई बाई 4, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 9 पाई बाई 4। पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव, बिकॉज आवर सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आ जाओ, यहाँ से चलना हमें, चलेंगे कहाँ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और सेंस ऑफ रोटेशन देखना हमें क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बताओ, इसमें भी क्या है? इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव। कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई हो गया, और फिर देखो 1 पाई और चल पड़ा मैं, तो 2 पाई प्लस पाई कितना आ गया? 3 पाई रेडियन इन द पॉजिटिव सेंस। इसमें बताओ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक सेंस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या लिखो? ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 2, तो कितना चलना पड़ा मेरे को? 3 पाई बाई 4 इन द नेगेटिव मेजर। और इसमें बता दो आप मुझे, यहाँ से चला, यहाँ से चल के पूरा एक चक्कर लगा दिया यहाँ तक, बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। कितना चला? यहाँ से लेके यहाँ तक पाई, और फिर कितना चला? पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? पाई प्लस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 इन द नेगेटिव सेंस ऑफ रोटेशन। यह आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को लेके, तो मैं पहले नोट कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा मैं। ठीक है प्यारे बच्चों? अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मान लो जैसे ये कोई सर्कल है मेरे पास, और ये अगर मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये अगर वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर कोई भी एंगल थीटा ले लिया मैंने इन द पॉजिटिव सेंस, तो ये कोई पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो y इज़ द परपेंडिकुलर, x इज़ द बेस। अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे ये क्या है? फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं जब 6 कॉमन जो रेशो होती है वो क्या रहेगी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक है बेटा याद करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो हमारी जो पहली रेशो होगी वो हमें साइन थीटा को बताएगी। सेकंड रेशो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, साइन का उल्टा होता है 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेकेंट थीटा, यानी कि इसका भी मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा फिर तो। ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, इसका उल्टा कर दो। उसके बाद यहाँ पे टेन थीटा का उल्टा कर दो तो कोट थीटा आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हालांकि इनको पढ़ भी चुके हैं आप। अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली जिसका बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है। फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम ये 5 आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से बताओ साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 4/5। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज 3/5। टेन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3। कोसिकेंट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल 5/4। सेकेंट क्या होता है? सेकेंट होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल 5/3, और कोटेंजेंट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल 3/4। अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे साइन 4/5 या कोस 3/5, कोस 3/5 होता है एंगल की किस वैल्यू पे? 53 डिग्री पे। तो ये थीटा प्यारे बच्चों जो फर्दर सोल्व करोगे ना आप, तो ये 53 डिग्री निकल के आएगा यहाँ पे, 53 डिग्री ये आ जाएगा, क्योंकि ये होता है रेडियन। जब इसको डिवाइड करोगे ना आप, तो ये रेडियन में आएगा, तो उसको जब डिग्री में बदलोगे तो लगभग 53 के आसपास आएगा ये 53 डिग्री। तो ये हमें कुछ कॉमन रेशोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होती है, फंक्शन होते हैं, उनका हमें पता होना जरूरी है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे बीच में, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्यारे बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक को लेके पूरी फिजिक्स में आपके काम आएंगे, और मैथ्स में तो यूज़ होते हैं ही, फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करेंगे ये। पूरी फिजिक्स में एंगल का तो सबसे मेन रोल होता है प्यारे बच्चों। जहाँ पे कंपोनेंट की बात आएगी वहाँ पे एंगल की बात आएगी। और ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इन द ट्रिग्नोमेट्रिक। कुछ फार्मूले वो जो आपको 10th क्लास में आप पढ़ के भी आए हो,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन और कोस की आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे हम, 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन ए प्लस बी, इसको जब ओपन करोगे आप, मान लो मैं पहले प्लस की बात करता हूँ, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे कोस ए माइनस बी, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों कोस एक तरफ आएंगे, दोनों साइन एक तरफ आएंगे। प्लस माइनस रिमेन एज सच। तो कोस ए प्लस बी क्या लिखो, कोस ए कोस बी, प्लस है तो साइन ए साइन बी, माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी को क्या लिखूंगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग में स्ट्रेस पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, उल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों ये, ठीक है। और कोस सी प्लस कोस डी, इसमें पूरे में कोस चलेगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और कोस सी माइनस कोस डी में इसका उल्टा हो जाएगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। और एक है टेन 2 थीटा, इसको लिखते हैं 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन ए प्लस बी के लिए क्या लिखूँ, टेन ए प्लस माइनस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनको लिख के याद करने पड़ेंगे आपको। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इनको जितना आप लर्न करोगे न्यूमेरिकल को डील करने में, आपको इनको अप्लाई करने में उतनी ही आसानी रहेगी। उसके बाद अब ये क्वाड्रेंट है, हम सभी को पता है देयर आर 4 क्वाड्रेंट, ठीक है ना। पहला क्वाड्रेंट 0 से शुरू होता है अप टू 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट 9 to 180 यानी कि 0 to 180। थर्ड इज 0 to 270 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 0 to 360 डिग्री। और 2 पाई रेडियन, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। अब इसमें एक रूल होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, उसके लिए रूल होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सर आफ्टर मतलब इनके जो पहले पहले लेटर हैं वो ले लेता हूँ। आफ्टर का मैंने ए ले लिया, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट कोटेंजेंट, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे इसमें। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आएंगे, पॉजिटिव। एस, एस जो है कि एस से कौन बनता है, साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों के चारों नेगेटिव आ जाएंगे। आफ्टर स्कूल टू स्टैंड फॉर टेंजेंट, एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट। तो टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी स्टैंड फॉर कोस एंड द रेसिप्रोकल ऑफ कोस इज सिकेंट। कोस थीटा सिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी रिमेन्स फॉर नेगेटिव, ये आ जाएंगे। और आपको एक बात कहूँ खास बात में, 180 पे और 360 पे एंगल चेंज नहीं होगा, 90 पे और 270 डिग्री पे एंगल चेंज करेगा। कैसे, अभी आपको मैं बताता हूँ। साइन किस में बदलेगा, कोस में। कोस किस में बदलेगा, साइन में। बोलो प्यारे बच्चों, साइन किस में बदलेगा, कोस में। कोस किस में बदलेगा, साइन में। अभी देखते हैं यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा। अब बताओ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। और देखो 90 पे एंगल बदलता है, यस बदलता है। तो साइन किस में बदलेगा, कोस में। साइन किस में बदल गया, कोस थीटा में। अब बताओ ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, और कोस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, बट एंगल तो बदलेगा ना, तो कोस का आ जाएगा साइन थीटा। अब कोस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे सभी को आपको लिखने पड़ेंगे। टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट किस में बदलेगा, कोट में, तो कोट थीटा में आ गया। और आपको पता है टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद
साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान सुनना, 90 माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट में है और 90 पे एंगल चेंज होता है, इसका मतलब साइन किस में बदलेगा, कोस में। और कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते ही हैं। कोस किस में बदल जाएगा, प्लस साइन थीटा में। कोस 180 माइनस थीटा, ध्यान से सुनना, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखो 180 डिग्री है, क्या 180 पे एंगल चेंज होता है, नहीं सर, तो कोस आ जाएगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ बताना साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंगल चेंज नहीं होगा, और साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा आ जाएगा। कोस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया प्यारे बच्चों। थर्ड में कोस क्या 180 पे एंगल चेंज होगा, नहीं, तो कोस थीटा आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ये पॉजिटिव आ जाएगा, tan थीटा ये आ जाएगा। तो ये है प्यारे बच्चों हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल किस में बदलता है और कौन किस में पॉजिटिव होगा, कौन किस में नेगेटिव होगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है, बोलो प्यारे बच्चों। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की। अब हम पढ़ेंगे साइन रूल के बारे में। साइन रूल क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे ये मान लो कोई ट्रायंगल है मेरे पास और 3 एंगल है ए बी सी। अब एंगल ए के सामने की जो साइड है उसको ए बोलते हैं, एंगल बी के जो बिल्कुल अपोजिट में साइड है उसको बी बोलते हैं, सी के सामने सी बोलते हैं। तो साइन रूल होता है साइन ऑफ एंगल ए टू द अपोजिट साइड ए, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी। और एक होता है कोसाइन रूल, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ऑफ एंगल ए। ये इसी ट्रायंगल से बताया जाता है इसको। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें देखो न्यूमेरिकल कैसे बताऊँ मैं आपको। मान लो ये ट्रायंगल, ये 90 है, 50 है, ये 37 डिग्री, ये 3 है, ये 4 है, तो ये x निकालनी है। तो मैं क्या करूँ प्यारे बच्चों, वही साइन रूल लगा दूंगा यहाँ पे। क्या लिखूँ, साइन 90 बाई में अपोजिट साइड x इक्वल टू, अब किसी को भी ले लो आप, क्योंकि आपको एंगल बी भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, सी भी गिवन है, तो मैंने ले लिया। मान लिया यहाँ पे क्या लिखूँ, साइन 53/3। तो साइन 90 कितना होता है 1 बाई एक्स इक्वल टू साइन 53 होता है 3/5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3/5 इंटू 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। ये ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद एक आता स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। जब एंगल बहुत छोटा रहेगा तब हम क्या एज्यूम करके चलेंगे। तो अगर एंगल आवर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे एंगल जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा होता है, और फिर उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, मैं थीटा से रिप्लेस कर दूंगा प्यारे बच्चों। क्योंकि इसको जब सोल्व करते हैं ना तो साइन थीटा या टेन थीटा का होता है थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब मैं इसकी हायर पावर को क्या कर दूंगा, यहाँ पे हायर वैल्यूज़ को जब सोल्व ही नहीं कर रहे, बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, जितनी छोटी वैल्यू होगी और उसकी हायर पावर तो और भी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, इसलिए हम केवल सिंगल टर्म तक सोल्व करते हैं इसको। तो टेन थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा फ्रॉम द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। और ऐसे ही कोस थीटा की जो सीरीज़ होती है वो ये होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे भी थीटा बहुत छोटा है तो हायर पावर तो और भी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म के लिए 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा एंड कोस थीटा नियरली इक्वल टू 1। एक होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल ये सीरीज होती है 1 प्लस माइनस एक्स होल पावर एन। एन यहाँ पे कुछ भी इंटीजर हो सकता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ये सोल्व होता चला जाएगा अप टू द वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीरीज। लेकिन हमारे फिजिक्स में क्या करना है, यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर मेरा 1 x से मच ग्रेटर देन है, अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के सामने बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत ज़्यादा छोटी है, तब मैं जाके इसको सोल्व करूँगा। अब देखो 1 इज मच ग्रेटर देन x, अब x बहुत छोटा हो गया
तो x की हायर पावर हम सोल्व नहीं करेंगे यहाँ पे। तो x की हायर पावर यानी कि स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, वहाँ तक नहीं जाएंगे। तो मुझे x की वन पावर तक इसको सोल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, तो इसको मैं लिखूँगा 1 + nx। अगर मैं इसी अप्रोक्सीमेशन को लेके चलता हूँ, अगर ऐसे हो जाए 1 - x की पावर -n और 1 इज़ मच ग्रेटर देन x, तब मैं क्या लिखूँगा, इस n को सीधा आगे ले आओ आप, 1 - nx। तो कितना आ जाएगा, 1 + nx आ जाएगा। हायर पावर सोल्व क्यों नहीं कही, क्योंकि प्यारे बच्चों जो हमारे पास हम जो केस लेके चल रहे हैं उसमें 1 इज़ मच ग्रेटर देन x आया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हाँ, एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल दे देता हूँ इसको लेके। एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ये ग्रेविटेशन में आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है हाइट के साथ भी, डेप्थ के साथ भी, अर्थ की शेप के साथ भी और अर्थ की रोटेशन की वजह से भी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ एंड इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी है वो वेरी करती है। तो एक क्वेश्चन बनता है इसमें, ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज गिवन बाय जी डैश इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों, जी डैश इक्वल टू होता है g × 1 - 2h/r। ये फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसमें मैं यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करने वाला हूँ। सर वो कैसे आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर प्यारे बच्चों अगर ये मेरा अर्थ सरफेस है और ये अगर अर्थ का रेडियस r है और कोई बॉडी मान लो यहाँ पे रखी हुई है, उसको मैं h हाइट ऊपर लेके चला गया, h हाइट यहाँ, सारी डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से मेजर की जाती हैं, इसको बोलते हैं r + h। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी, यहाँ पे बताओ g की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है gm/r²। और यहाँ पे अब ये कितनी हाइट है, r + h, तो यहाँ पे g डैश किसके इक्वल होगा, वो लिखूँगा gm बाय किसके इक्वल लिखूँ, r + h²। ये होता है। अब मेरे को ये गिवन है, यहाँ पे h हाइट पे वैल्यू गिवन है, तो इससे ये बना के दिखाओ आप, ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। सर कैसे, पहले फार्मूला को ले लो आप, बताओ g डैश किसके इक्वल है, gm डिवाइड बाई में r + h²। अब हम सभी जानते हैं जो r होता है ना वो 604 किलोमीटर के बराबर होता है, और ये हाइट बहुत कम हो सकती है। मैं यहाँ पे 10 मीटर से भी कम की बात कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर अप टू 10 किलोमीटर तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके सामने 10 किलोमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो जी डैश किसके इक्वल लिखूँ, बाइनोमियल थ्योरम आप तभी लगाओगे जब एक वैल्यू दूसरे के सामने बहुत छोटी होगी। तो r यहाँ पे मच ग्रेटर देन है, r मच ग्रेटर देन h है। तो यहाँ से अगर मैं r को कॉमन निकालूँ तो r का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1 + h/r हो जाएगा, और ये स्क्वायर है। और gm/r² किसके इक्वल आ गया, ये तो g के इक्वल आ गया, जो ओरिजिनल ग्रेविटी है मेरी। तो g डैश किसके इक्वल आ गया, g डिवाइड बाय, अब बताओ, अब 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अब इसी को यूज़ करते हैं। देखो अब बताओ, h/r बड़ा कि 1 बड़ा, r है वो h से बहुत बड़ा था, तो मैं r को डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी, और मैं ये कह सकता हूँ 1 इज़ मच ग्रेटर देन h/r। अगर ये अप्रोक्सीमेशन हो गया तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। इसको ऊपर लेके चलो पहले, तो g डैश इक्वल टू g × 1 + h/r की पावर कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, -2। अब ये बताओ 1 इज़ मच ग्रेटर देन h/r, तो पावर सीधे आगे ले आऊँगा मैं। तो g डैश किसके इक्वल आ गया, g × 1 - 2h/r। तो देखो यहाँ पे मुझे ऐसे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो हमें फिजिक्स में काफ़ी जगह यूज़ करने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की हम। तो ये जब तक एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के सामने बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होगी, तब तक हम इसको डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का सेशन। कल के सेशन में हम ग्राफ के बारे में आपको बताएंगे।
ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, स्फेरिकल, तब हम, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल टूल हमारा 3-4 सेशन में पूरा करवा दूंगा मैं। इंटीग्रेशन 1 दिन में करवा दूंगा, डिफरेंशिएशन 1 दिन में करवा दूंगा, और ये कल हम ग्राफ के बारे में आपको बताएंगे। स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोलिक है, तो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और ये हमारा 11th क्लास का पहला लेक्चर था। अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठो, अच्छे से नोट करो इसको, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।